हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ये चैप्टर लगभग अब आज हम खत्म कर देंगे क्योंकि अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो हम पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम अब पढ़ रहे थे। तो चलिए, हमने ये पढ़ लिया था क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड का क्लीवेज होगा, किस तरीके से हम यहाँ पर ईथर से अल्कोहल बना के फिर अल्कोहल से यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर है एल्काइल एराइल ईथर्स। अब यहाँ पर तो एल्काइल ईथर्स है, यहाँ पर है एल्काइल एराइल ईथर की बात कर रहा है, एराइल ईथर की। आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ये एल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड के वहां पर क्लीव करता है, यानी कि टूटता है, क्लीवेज टूटता है। ठीक है, कहां पर? यहां पर। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए, क्यों होगा? ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि जो एराइल और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ज्यादा स्टेबल? ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कॉन्जुगेशन बढ़िया रहता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ये क्या है? इसके साथ ज्यादा क्या है? स्टेबल है, होगा ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है, चलिए। द रिएक्शन यील्ड फिनॉल एंड एल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में क्या मिलता है हमें? फिनॉल और एल्काइल हैलाइड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, जो जैसे हमने प्रीवियस जो रिएक्शन पढ़ी थी उसी की तरह ये रिएक्शन भी सेम है। ठीक, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। अच्छा, हाइड्रोजन हैलाइड्स के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि HI, फिर Br, फिर HCl। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि देखो, जो हम ग्रुप में क्या जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो नीचे की तरफ यानी कि साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात खत्म। इसीलिए क्या होते हैं, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये। ठीक है, इसलिए ये क्या है? हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि ग्रुप में जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे क्या है, जो साइजेस हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के जो साइज हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। साइज इंक्रीज यानी कि बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होगी हमारी? वो कम यूज होगी, है ना। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी। छोटा अगर कोई बॉन्ड है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है? जो बॉन्ड की लेंथ है वो ज्यादा है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो चाहिए वो क्या है हमारी? कम यूज होगी। तो जो हमारा रिएक्टिविटी है उस वजह से रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। ठीक है, चलिए अगला, द क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI एंड Br एट हाई टेम्परेचर। तो जो हम क्या करते हैं, ईथर्स का क्लीवेज करते हैं यानी कि ब्रेकेज करते हैं, तोड़ते हैं जब ईथर्स को, तो किसकी प्रेजेंस में ये होता है? कंसंट्रेटेड HI और HBr हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ रिएक्शंस है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, द एल्कोक्सी ग्रुप OR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये कह रहा है कि जो हमारा फिनॉल, जो हमारा फिनॉल थे, तो फिनॉल भी हमारे क्या थे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। तो अब यहाँ पर बात आ रही है OR भी क्या है हमारा? इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कैसे? अब देखो, क्योंकि यहां पर इस तरीके से क्या है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड OR। इस तरीके से ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स, और ये यहाँ पर क्या है? ये पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या एक जगह पे रहते नहीं है, ये क्या होते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आए, डबल बॉन्ड। अच्छा, अभी तक हम इतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं,
इतने ज्यादा हमने हर उसमें क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हमने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो अभी तक तो सब बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे। अगर किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक तो सबको आ जानी चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। चलो देखो, ये कौन सी पोजीशन है हमारी, ये अब ये भी सबको पता चल गया होगा कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है। चलिए, ये हमारी होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन। अगर यहाँ पर हमारा OH है या OR है या जो भी है तो उसकी हो गई ये ऑर्थो पोजीशन, ये भी क्या हमारी ऑर्थो पोजीशन है। ये पैरा है तो ये भी क्या है, पैरा पोजीशन, सॉरी, हाँ ये ऑर्थो पोजीशन। ये क्या है हमारी मेटा पोजीशन, ये मेटा तो ये भी मेटा पोजीशन, और ये वाली है हमारी पैरा पोजीशन। इतना सबको पता चल गया होगा अभी तक कि ऑर्थो पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, मेटा कहाँ पर है और पैरा कहाँ पर है। मेन हमारे लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन तो ये है और ये हमारी पैरा पोजीशन। चलिए आगे देखिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके चले जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल। अब ये कैसे बना, देखो OR, हमने क्या कहा, ये वाले इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर चले गए ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, और जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन उठकर आ गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड था ही पहले से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर हुई, एक इस ऑर्थो में और एक इस पैरा में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ पर, आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर जाएंगे यहाँ पर और ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर। ये वाले हमने कहा यहाँ पर चले गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हम अगेन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऑर्थो पोजीशन में था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पर अगेन ऑर्थो पोजीशन में हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स उठकर जाएंगे यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड उठकर जाएगा ऑक्सीजन पर। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन ने अपने जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो गए हैं ना कॉन्जुगेशन में, कौन सॉरी, वो आया है ना यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड बना, ठीक है। तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, वो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या आ जाएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उससे हमने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, ठीक है। चलिए समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहाँ कहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो एक यहाँ पर ऑर्थो, एक यहाँ पर पैरा और एक यहाँ पर ऑर्थो, तो तीन जगहों में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये क्या है, OR ग्रुप है, वो भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, सिर्फ ऑर्थो में और पैरा में। चलिए इतनी बात समझ में आई। आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाइए, ये नोट ना करें, यहाँ पे खुद से बनाएं। चलिए इतना समझ में आया। अब अगला है हमारा हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन क्या होता है, बताइए हेलोजिनेशन क्या होता है। फिनाइल एल्काइल ईथर्स अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होता है, हेलोजिनेशन होगा, यूजुअल हेलोजिनेशन होगा। अब देखो कैसे होगा, एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन। एनिसोल कहाँ क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा विद ब्रोमीन इन इथेनॉइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन। थर्ड ब्रोमाइड कैटलिस्ट, ठीक है। इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप। मेथॉक्सी ग्रुप की वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। पैरा आइसोमर इज ऑब्टेन्ड इन 90% यील्ड। अब बोल रहा है कि पैरा आइसोमर होगा जो हमारा 90% यील्ड में ऑब्टेन होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, चलो यहाँ पर बोल रहे हैं एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है हमारा, OCH3, ये क्या होता है हमारा एनिसोल। अब एनिसोल ब्रोमिनेशन करेगा Br2, क्या होगा, क्या बनेगा हमारे प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक
बी आर एक ऑर्थो प्लस एक बनेगा हमारा पैरा, जो अभी तक हम हेलोजिनेशन पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बी आर टू के प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा, जो ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। अभी हमने कितनी बार जो हमारा ब्रोमिनेशन है, हेलोजिनेशन है, वो पढ़ लिया है। ठीक है, चलो एक ऑर्थो बन रहा है और एक पैरा बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या बन रहा है ये? मेजर प्रोडक्ट। मेजर यानी कि कितना? 90% यील्ड कर रहा है। ठीक है, 90% यील्ड कर रहा है। और ये बन रहा है हमारा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है? माइनर, यानी कि कम बन रहा है। अच्छा, ये मेजर है, ये माइनर क्यों बन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मेजर बन रहा है, ये माइनर बन रहा है? सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये इसके बहुत पास में है ना, बहुत पास में। इसके पास भी क्या होंगे? लोन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा है। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन वही हम यहाँ पर देखें तो क्या है, सीधा पैरा पोजीशन में है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसीलिए ये क्या ज्यादा स्टेबल है। ये प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा यील्ड करेगा, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हमारा ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो, क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस लिख देते हैं हम, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये हमारा जो हमारा क्या है, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है, वो क्या है? हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि स्थैतिक बाधा। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। वहीं एनिसोल का हम नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन करा सकते हैं। ठीक है, जो भी हम कराएंगे, चलिए देख सकते हैं हम आगे। चलो, अच्छा, यहाँ पे एनिसोल का हमने क्या कराया? बी आर ब्रोमिनेशन करवाया, किसकी प्रेजेंस में? एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारा एक पैरा प्रोडक्ट बन गया, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। तो पैरा प्रोडक्ट क्यों बना है? अच्छा, मेजर प्रोडक्ट क्यों है पैरा प्रोडक्ट? क्योंकि इसमें क्या है? स्थैतिक बाधा, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, यानी कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पर क्या है? इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, इसीलिए। चलिए, इतना समझ में आया। रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। अब है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए, अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। एनिसोल अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज द एल्काइल एंड एसाइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप यानी कि जो हमारा CH3Cl जिसको हम बोलते हैं, जो हम लेते हैं, और एसाइल ग्रुप CH3COCl, ये लेते हैं हम। ठीक है, ग्रुप्स आर इंट्रोड्यूस एज ऑर्थो पैरा पोजिशंस बाय रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ, और एसाइल हैलाइड, ये हमारा क्या है? एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है? हमारा एसाइल हैलाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो क्या हमारा लुइस एसिड है, जो क्या एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, हम ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। चलिए, तो जब हम एल्काइलेशन कराते हैं, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन हम कराते हैं एनिसोल, हम लेंगे एनिसोल, OCH3 in presence of anhydrous AlCl3, और हमारा क्या है दूसरा? एसाइल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, CH3Cl। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, चलो, अब यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? वो कौन सा होगा? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। रीजन क्या है? जो रीजन हमने पीछे दिया, वही सेम रीजन होगा। वही क्या होगा? हमारा सेम रीजन होगा इसके लिए, क्योंकि ड्यू टू
स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह, यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, वहां पर नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, मेजर प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, वैसे अगर हम एसाइलेशन करा लेते हैं, एल्गाइलेशन की जगह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट तो हमारा सेम ही है, यहां पर भी हमारा एनहाइड्रस AlCl3 है, यहां पर हमारा आ जाता है CH3POCl, ये आ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेजर, ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, जो हमारे एसाइल ग्रुप ये यहाँ पर पैरा और ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं, कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, चलिए ये समझ में आया, एल्काइलेशन एसाइलेशन समझ में आया। एल्काइलेशन एसाइलेशन हम और जगह भी करते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब आती है, ये भी क्या हमारी एक मेन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक एल्काइलेशन और एक एक पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। ये क्या हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा क्या हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल और यहाँ पर एसाइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन करते हैं। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे अच्छा, रिएक्शन यहाँ पर भी लिखिए आप, इन रिएक्शन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, 2-मेथॉक्सीटोलिन और ये है 4-मेथॉक्सीटोलिन, ये क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ CH3COCl के साथ रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ये वाला प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, या तो आपने वो नोट कर लिया होगा या ये नोट कर लीजिए, दोनों ही क्या है, सेम है। चलिए अगला है हमारा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन यानी कि एनिसोल रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर में वो उसे हम रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल हमें मिलता है। देखो ऑर्थो वाला ये रहा हमारा पैरा वाला नाइट्रोसोल। तो इसमें भी हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है। वही रीजन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ये NO2 ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन NO2 है कैसा, यहाँ पर तो हमने लिख दिया NO2, लेकिन है कैसा, यहाँ पर है O, यहाँ पर है C, इसके साथ है 3H, वैसे यहाँ पर क्या है N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से ये वाला स्टेबल ज्यादा नहीं होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब जो हमने यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है हमारा ज्यादा स्टेबल है। चलिए इतना समझ में आया। तो ये रिएक्शन जो हमारी नाइट्रेशन की है, नाइट्रेशन हमने पीछे भी किया है, पहले भी पढ़ा है नाइट्रेशन। ठीक है, तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखिए इसे और लिखिए, इसे नोट कीजिए जो रिएक्शन है नाइट्रेशन की, जो लिख करके आप ये याद रखिए कि एनिसोल किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलिए ये आपने नोट कर दिया। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम क्या कर लेंगे, चैप्टर का एक रिकैप देख लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको आपको क्या करना है,
क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले रिवाइज कर लेना है। चलिए, तो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स का इंट्रोडक्शन से। ठीक है, हमने अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में पढ़ा था कि अल्कोहल और फिनॉल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर हमने उनका क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन कि अल्कोहल कितने टाइप की होती हैं। चलो, हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होती हैं। यानी कि मोनोहाइड्रिक जहां पर एक OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक यानी कि 2 OH, और ट्राईहाइड्रिक यानी कि 3 OH ग्रुप। वैसे ही हमने क्या पढ़ा था, फिनॉल्स का भी सेम है ना, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। एराइल्स में भी सेम था। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था कि sp3 कार्बन में जो OH बॉन्ड होगा वो कैसे होंगे, वो अल्कोहल, फिर उनका क्या प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे या टर्शरी अल्कोहल्स होंगे, ये भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने एलाइलिक अल्कोहल पढ़ा था। एलाइलिक अल्कोहल यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, इस पोजीशन को बोला जाता है एलाइल पोजीशन। क्या बोला जाता है, एलाइल पोजीशन। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ये है एलाइल। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है एलाइल कार्बन। ठीक है, तो एलाइल कार्बन भी हम पढ़ चुके हैं। एलाइल अल्कोहल के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक यानी कि बेंजीन के डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, बेंजीन के डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप। ये हो गई थी हमारी बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन और एलाइलिक पोजीशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या है, हमारा एल्काइल है और यहाँ पर क्या है, हमारा एराइल है। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, इसलिए बेंजाइलिक बोला जा रहा है। फिर हमने कहा था जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिन कंपाउंड्स में होती है, ठीक है, जिन कार्बन में होती है। फिर हमने कहा था विनाइलिक अल्कोहल यानी कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है हमारा OH ग्रुप, यानी कि अल्कोहल जो ग्रुप है हमारा डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ईथर्स पढ़े थे, दो तरीके के, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अल्कोहल, सिमेट्रिकल ईथर्स कुछ इस तरीके से, अनसिमेट्रिकल ईथर्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, इनको अरेंज किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में। चलिए, फिर हमने नोमेनक्लेचर की बात की थी कि लास्ट में क्या आता है, ओ ऑल सफिक्स हमारा आता है। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये सारे ग्रुप्स हमने, ये सारे क्वेश्चंस हम, ये सारे हमने क्या किए थे, उस दिन हमने पढ़े थे वहां पर। चलिए, फिर साइक्लो अल्कोहल्स का नाम किस तरीके से लिखा जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, इस तरीके से ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए, अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताती रहूंगी। चलिए, फिर हमने फिनॉल्स के बारे में पढ़ा था। फिनॉल यानी कि बेंजीन रिंग पे क्या है हमारा, OH है, यही क्या होता है हमारा, फिनॉल होता है। ठीक है, तो फिनॉल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, इसके कॉमन नेम पढ़ लिए थे, ये क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, ये हमने पढ़ लिए थे। चलिए, ईथर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, उनके IUPAC नेमिंग हमने पढ़ ली थी। यहाँ पर हमने क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी कर लिए थे। चलिए, फिर आया था हमारे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक ये भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये टॉपिक क्या है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि क्या है, प्रिपरेशन मेथड से यहाँ पर अब रिएक्शंस आ जाती है। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग कैटेलिस्ट है, रिएजेंट है। तो चलिए, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि पहले हमने पढ़ा था एल्कीन से किस तरीके से हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, फिर एल्कीन से कैसे करते हैं, एल्कीन से कैटेलिटिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मेथड से हम करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से। तो कैसे कैसे हम करते हैं, पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पे। ठीक है, पहले हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन का, फिर हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा डीप्रोटोनेशन से। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बाय हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अभी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि BH3 होल टाइप लेते हैं हम, BH3 या रिएक्शन वहां पे हम BH3 से करेंगे, लेकिन होल टाइप क्यों, क्योंकि जो ये जो हमारा डाइबोरेन है, यानी कि जो हमारा ये बोरेन है, वो क्या होता है, जल्दी अपना डाइमर बना लेता है। डाइमर क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, डाइमर बना लेता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, THF की प्रेजेंस में कराते हैं, ताकि ये क्या करे, अपना डाइमर ना बनाए। तो हम BH3 के साथ ही रिएक्शन आगे करते हैं। तो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट मिलता है हमें 3 तो ये मिलते हैं, और उसके बाद OH होल थ्राइस हमें मिलता है, BOH होल थ्राइस हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसका मैकेनिज्म हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए, अगला हमारा कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनते हैं, ये इजी रिएक्शन थी। ठीक है, इसमें आपको
थोड़ा याद भी रखना था कि रिडक्शन के एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से कैसे बनती है और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कैसे बनती है। तो कैसे बनती है, H2 या हमारा PD या निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, डायरेक्ट अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और उसका जो मैकेनिज्म होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि जो हमारा RMgX है उससे कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे डिटेल में, हमने इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया था, कुछ होमवर्क भी आपको दिया गया था तो वो आपने कर लिया होगा, तो रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए उसके अलावा फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके, जब हमें कैटालिटिक रिडक्शन करना था हाइड्रेशन से हमने किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए उसके बाद फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़े थे, हेलो एडीन से कैसे बनते हैं और यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, अगला डायजोनियम सॉल्ट से कैसे बनते हैं, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है। फिर फ्रॉम क्यूमीन से कैसे बनते हैं, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में आता है क्यूमीन। चलिए उसके बाद हमने डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, हमारे मेल्टिंग पॉइंट है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों जो है हमारे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो हमारे क्या होते हैं एल्केन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये हम डिस्कस कर चुके थे, किस वजह से होता है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, चलिए फिर क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ठीक है, फिर हमने देखी थी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, OH बॉन्ड और CO बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कब ब्रेक होगा, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी जब न्यूक्लियोफाइल की तरह वो एक्ट करेंगे और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या रिएक्शन है यहाँ पर कि अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे तो कैसे होंगे, और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे तो कैसे होंगे, इसको हम बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला हमने अल्कोहल की एसिडिटी, फिनॉल की एसिडिटी को हमने पढ़ लिया था, क्यों होते हैं रिएक्शन, इसमें पढ़ ली थी सारी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जहां पर ज्यादा होती है वहां पर स्टेबिलिटी कम होती है, यानी कि एसिड जहां पर स्टेबिलिटी कम यानी कि एसिडिक नेचर भी कम। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या होता है, जो प्राइमरी होते हैं वो ज्यादा, वो क्यों होते हैं एसिडिक, क्योंकि वो ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट एक ही जगह से लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 जगह से लग रहा है, यहाँ पर 3 जगह से लग रहा है, तो वो क्या होंगे, हमारे प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। चलिए फिनॉल्स की एसिडिटी भी सेम इसी तरीके से हमने पढ़ लिए थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों स्टेबलाइज होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। एसिडिटी में हमने एक इंपॉर्टेंट नॉलेज पढ़ा था कि जो फिनॉल है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होते हैं और वाटर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था, क्यों होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, पीके वैल्यू के बारे में हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके अलावा CO बॉन्ड का ब्रेकेज, ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल की रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट क्यों यूज करते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में। चलिए उसके अलावा ऑक्सीडेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। चलिए फिर फिनॉल्स की रिएक्शंस, ये तो हम देख ही चुके हैं, फिनॉल की जो जो भी रिएक्शंस होती हैं किस तरीके से होता है। हेलोजिनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोजिनेशन हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में अब आ गए हमारी कोल्बे रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में आती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। फिर रेमर-टीमन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमारे जो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए ईथर का प्रिपरेशन मेथड में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम आज डिस्कस कर चुके हैं वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए ये एक चैप्टर का हमने रिकैप कर लिया, क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, कितना हमें समझ आया क्या नहीं आया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।